सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस तथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास, इसकी यूनिट है थर्ड। यूनिट थर्ड का टॉपिक है भूगोल के अंदर मात्रात्मक क्रांति। भूगोल के अंदर मात्रात्मक क्रांति में से सीधा प्रश्न बनकर आता है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति एवं इसकी महत्ता का मूल्यांकन कीजिए। एक बार इस पे टिप्पणी पूछी गई थी कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो इसके बारे में। भूगोल में सांख्यिकी, भूगोल में सांख्यिकीय तथा गणित के सूत्रों के उपयोग को मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है। यानी भूगोल के अंदर जो सांख्यिकीय है, यानी गणितीय और सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स और गणितीय सूत्रों के उपयोग को ही क्या कहा जाता है? मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है। सांख्यिकी और गणितीय तकनीकों के प्रयोग, प्रमेय व प्रमाणों का उपयोग और भौगोलिक तंत्र में इन विधियों से निष्कर्षों को निकालना ही भूगोल के दायरे में मात्रात्मक क्रांति कहलाती है। कि इन जो सांख्यिकी विधियों या कोई भी प्रमेय है उसके द्वारा, जैसे इसमें सांख्यिकी विधियां आ जाती है माध्य विचलन, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन, सहसंबंध और गणितीय सूत्र जी इनके लिए बनाए गए सूत्रों के रूप में। तो इस प्रकार कोई भी प्रमेय वगैरह बनाई जाती है तो ये भूगोल के अंदर क्या कहलाती है? मात्रात्मक क्रांति। भूगोल में सबसे पहले कब आई थी? 1950 में। 1950 की दशाब्दी में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग आरंभ हुआ। सांख्यिकी तकनीक आरंभ में वर्णनात्मक थी। कैसे थी? बड़ी यानी वर्णनात्मक थी, यानी इसको बड़े रूप में दृष्टिबाह्य समझाया। तो पहले कैसी थी? वर्णनात्मक थी। इसके बाद में विषम विधि का प्रवेश नहीं हुआ था। जैसे काई स्क्वायर, यानी जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर आदि सरल विधि को काम चलता था। यानी इस टाइम पे सरल विधियां काम में। कुछ दिनों बाद ब्रिटेन रीजन्स एनालिसिस का प्रयोग किया जाने लगा। एक शोध पत्र में 1963 में आई न्यूटन द क्वांटिटी रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, कनाडा की पत्रिका कनाडियन ज्योग्राफी में प्रकाशित किया। उसका सारांश यह था कि भूगोल में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग मुख्यतः किसी गणितीय मॉडल के प्रचारों की, जैसे डिस्टेंस डी व ग्रेविटी मॉडल्स, अनुमानित और उनकी सार्थकता के परीक्षण के लिए होता है। इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भूगोल के सामने एक संकट आ खड़ा हुआ। सन 1948 में देखो संकट कैसे आ खड़ा हुआ। 1948 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट जेम्स कॉनॉट ने अपने इस निष्कर्ष की घोषणा की। अब वो ज्योग्राफी के प्रति क्या निष्कर्ष की घोषणा की थी? देखो, भूगोल विश्वविद्यालय की योग्य विषय नहीं है। उन्होंने ये कहा था 1948 में कि भूगोल विश्वविद्यालय के योग्य विषय नहीं है। इनकी इस घोषणा के फलस्वरूप भूगोल विभाग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बंद कर दिया गया था। कब? 1948 के अंदर। संयुक्त राज्य के अनेक निजी विश्वविद्यालयों से भी भूगोल विषय धीरे धीरे हटाया जाने लगा। इस संकट से भूगोल को उभारने की दिशा में प्रयास आरंभ हुए। अमेरिकन विश्वविद्यालय में नए विचार एवं शोध कार्य आरंभ किए गए। भूगोल को स्थान विषय विज्ञान बनाने के प्रयास में मात्रात्मक क्रांति का रूप ले लिया गया। यानी भूगोल के अंदर मॉडल और गणितीय सांख्यिकी विधियों को भाई इसको जैसे बंद हो गई तो किन कारणों से हुई, उसके बाद में इसको सम्मिलित किया गया। अतः भूगोल को सुदृढ़
सैद्धांतिक आधार पर स्थापित करने हेतु कदम उठाए। इस दिशा में उन्होंने स्थानों व क्षेत्र की सुव्यवस्थित संरचना संबंधी नियमों का मात्रा प्रधान तकनीकों से निर्वचन पर जोर दिया गया। यानी जो मात्रा प्रधान तकनीकें होती हैं जिनमें सांख्यिकी विधियों या गणितीय सूत्रों का इस्तेमाल होता है, उन पे सबसे ज्यादा जोर देने के लिए कहा गया। इसके आधार पर इन्होंने मानव और वातावरण के मध्य संबंधों को परिशुद्ध बनाने व समय अनुमान निर्धारण हेतु गणितीय मापकों की रचना की, जिससे दृश्य जगत की वस्तुओं के वितरणों, घनत्व, पारस्परिक दूरियों एवं उनके मध्य आकर्षण की शुद्धता परखी जा सके। अब हम बात करते हैं कि मात्रात्मक जो क्रांति थी इसका भूगोल में देखो उद्देश्य क्या क्या रहा। नंबर 5 बात करते हैं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया। अब देखो भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यक्त किस प्रकार से किया गया है। अब हम उनके उद्देश्यों की बात करते हैं। तो नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 1, भूगोल में वर्णनात्मक स्वरूप परिवर्तन लाना और उसे वैज्ञानिक विषय बनाना। यानी नंबर 5 क्या हो गया, भूगोल के अंदर जो वर्णनात्मक था स्वरूप उसको क्या बनाना था, वैज्ञानिक विषय। ठीक है। सेकंड है तो इसमें देखो, इसके पहले के बारे में देखो, वर्णनात्मक स्वरूप को वैज्ञानिक विषय बनाना। यानी मुख्य इसमें जो प्रैक्टिकली विषय है उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए और किसके माध्यम से, गणितीय व मात्रात्मक यानी स्टैटिकल जो सूत्र वगैरह है उनके द्वारा स्थापित किए जाए। जो मान निकले वो परिशुद्ध यानी अच्छे जो मापने वाले। इसके बाद में जैसे चेन वगैरह, सर्वे वगैरह है, इनकी गणितीय विधि होती है, उनसे जैसे प्रक्षेप है, उनके आधार पर इसको वैज्ञानिक स्वरूप विषय बनाने पर जोर दिया गया। नंबर 2 है स्थानिक प्रारूपों को तर्कपूर्ण स्थानिक प्रारूपों को तर्कपूर्ण बनाने पर उद्देश्य अनुरूप और अकाट्य विधियों में निर्वचन करना। नंबर 3 अगर बात करते हैं हम तो साहित्यिक भाषा के स्थान पर परिशुद्ध गणितीय भाषा का प्रयोग करना। जो साहित्यिक भाषा है भाषा के स्थान पर परिशुद्धीय गणितीय भाषा का प्रयोग करना। जैसे कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में एफ का प्रयोग उष्ण आर्द्र वनों की जलवायु के लिए व्यक्त किया था। यानी जो संकेताक्षर कूट लेखन विधि आती है वो किसने, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में किया था। उसी प्रकार से अपने को साहित्यिक भाषा को छोड़कर कूट वर्ण वाली भाषा यूज लेती, उस पर जोर दिया गया। नंबर 4 है कि स्थिति जन्य क्रम व्यवस्था को यथार्थ रूप से समय अनुमानों में व्यक्त करना। ठीक है, कि समय अनुमानों में व्यक्त करना। कोई भी स्थिति जन्य व्यवस्था है उसको किसके, समय के अनुसार या समय एक टाइम ऑफ पीरियड के अनुसार उसको व्यवस्थित करना था। अगला 5 है परिकल्पनाओं का परीक्षण कर मॉडल सिद्धांत।
यानी जितनी भी हाइपोथेसिस है, जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, उनका परीक्षण करना तथा इनको क्या करना, मॉडल, सिद्धांत व नियमों का निर्माण और परीक्षण, पूर्व अनुमान व्यक्त करना। ठीक है, इनको इसमें चेंजेस करना। नंबर अगला है 6 है, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए आदर्श स्थितियों की पहचान, संसाधनों का अधिकतम लाभ मिल सके ऐसी स्थितियों को स्थानीय निर्धारण करना। अगला है 7वां है, भूगोल में प्रयुक्त पद्धतियों को उद्देश्य अनुरूप व वैज्ञानिक बनाना, जिससे विषय को दार्शनिक व सैद्धांतिक आधार प्रदान किया जा सके मुख्य रूप से। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं फील्ड सर्वे द्वारा सूचनाओं एवं आंकड़ों के संकलन से प्रेक्षणों को यथार्थ रूप देना, सिद्धांतों व मॉडलों की रचना सहायक है। इनके सिद्धांत एवं मॉडलों की निम्न मान्यताएं हैं, अर्थात यह सिद्धांत उस समय लागू होंगे जब निम्न बातें पाई जाएंगी। यानी किसी अपन बात तो कर रहे हैं कि भूगोल के अंदर मात्रात्मक क्रांतियां, पर ये जो मात्रात्मक क्रांतियां हैं उनकी भी कोई मान्यताएं है कि किस जगह वो लागू होगी, वो बात करते हैं। नंबर 5 है कि निम्न बातें होगी वहां पे, यानी मानव एक आर्थिक मानव है जो सदैव लाभ अर्जित करने के लिए कार्य करता है। मानव क्या है, सदैव अपने लाभ अर्जन के लिए ही कार्य करता है, अपनी सुविधा यानी सांस्कृतिक भूदृश्य को हमेशा बढ़ाना चाहता है। सेकंड अगर बात करते हैं हम इसमें, लाभ अर्जित करने के लिए क्या करता है, संसाधनों का उपयोग करता है या कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि मानव अगर संसाधनों का यूज या लाभ नहीं लेगा एक तरफ से जोड़ों में, तो वो निरर्थक माने जाएंगे। तो ये बात होनी चाहिए हमेशा लाभ अर्जित करने के लिए ही हो। सेकंड बात है, मानव उसके वातावरण में उपलब्ध संसाधनों की पूर्ण जानकारी रखता है। सेकंड है, यानी मानव को वहां पे निवास कर रहा है, वहां पे पूर्ण संसाधनों की जानकारी है, वह अपनी क्षमता से परिचित भी होना चाहिए। नंबर 3 है, स्थान समदेशिक व समरूपी है। स्थान समदेशिक व समरूपी है। अगला फोर्थ है, वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया और वस्तुनिष्ठ निर्वचन में सामाजिक व धार्मिक मूल्यों के लिए स्थान नहीं है, भौगोलिक यथार्थता को स्पष्ट नहीं करते। ठीक है, अगला 5वां है, सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य विश्वास, रीति रिवाज, रुचि अभिरुचि, परंपराएं, सुंदर असुंदर के बारे में निर्णय व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ठीक है, इनका भूगोल की यथार्थ की खोज और वैज्ञानिक विवरण में स्थान नहीं। कि सांस्कृतिक मूल्य कौन से हैं, विश्वास कौन सी है, या इसमें कह सकते हैं कि आस्था। आस्था जैसे थर्ड में आया कि वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया के अंदर उनका स्थान नहीं है। अब है मात्रात्मक क्रांति का जो दृष्टिकोण है वो देखो।
दृष्टिकोण 1950 की दशाब्दी के आरंभिक चरण में सांख्यिकी विधि को कब किया गया था स्टार्ट? 1950 की दशाब्दी में आरंभिक चरण में सांख्यिकी विधि की शुरुआत हुई और उसमें अत्यंत सरल परिकलनों का प्रयोग किया गया। कुछ समय बाद द्विविचार परावर्तन विश्लेषण आरंभ हुआ। इसके पश्चात भूगोल में रेखीय व अरेखीय परिष्कृत मॉडलों व जटिल सांख्यिकी तकनीकों द्वारा भौगोलिक समस्याओं का विश्लेषण गति पकड़ गया। इस गणितीय मॉडल विश्लेषण को सामाजिक भौतिकी ने प्रेरणा दी, जहां गुरुत्व या घनत्व मॉडल और बाद में उत्क्रम माप अतिवादीकरण की ओर ध्यान आकर्षण हुआ। प्रेरणा का दूसरा स्रोत नव संबंध अर्थशास्त्र था। इसने भूगोल को प्रादेशिक विज्ञान की अवधारणा और स्थितिजन्य सिद्धांत द्वारा प्रभावित किया गया। यद्यपि भूगोलवेत्ताओं ने अर्थशास्त्र व समाज विज्ञान से अनेक मॉडलों को ग्रहण किया, जैसे वान थुनेन का, ठीक है, यानी उदाहरण के रूप में वान थुनेन का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। देखो ये तो वान थुनेन का था फसल वाला सिद्धांत, यानी फसल के ऊपर दिया गया था, क्रॉप इंडस्ट्री। यानी फसलों के संयोजन में दिया गया था कि कौन सी पेटी में कौन सी हो, ठीक है। सेकंड जो इनका सिद्धांत था वो वेबर का, और वेबर का सिद्धांत था वो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत। तो परंतु क्रिस्टालन ने क्रिस्टालन ने कब दिया? 1893 में तथा 1969 तक। प्रथम भूगोलवेत्ता था, यानी क्रिस्टालन 1993 से 1893 से 1969 तक प्रथम भूगोलवेत्ता था, जिसने दक्षिणी जर्मनी के केंद्रीय स्थानों के अध्ययन द्वारा लोकेशन थ्योरी, यानी लोकेशन थ्योरी को भूगोल में लोकप्रिय सिद्धांत बनाया। केंद्रीय स्थल सिद्धांत जिसको बोला जाता है, उसी आधार पर अमेरिका के नगर भूगोलवेत्ताओं ने नगरों के सैद्धांतिक मॉडलों की रचना की। एकरमैन 1958 ने अपने शिष्यों को सांस्कृतिक प्रक्रिया और व्यवस्थित भूगोल में मात्राकरण के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार वीवर ने 1954 में फसल संयोजन प्रदेश क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स निर्धारित किए, जिससे मानक विचलन विधि के माध्यम से मात्रात्मक क्रांति कृषि भूगोल में फैल गई। हैंगर स्टैंड की रुचि नवोन्मेष प्रक्रिया में जागृत बनी और उसने एक सामान्य स्टोएटिक्स मॉडल को जन्म देकर विसरण प्रक्रिया को समझाया। यह गणितीय संभावना सिद्धांत पर आधारित था, जहां संरचना में रैंडम विचलनों का योग रहता है। स्टीवर्ट ने यह संकेत दिया था कि इस अनुभाविक सामान्यीकरण और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के मध्य समान आकार अथवा संरचना संबंध है। इसके पश्चात इस अवधारणा को गुरुत्व प्रतिमान के नाम से जाने लगा। विषय की अन्य शाखाओं जैसे जनसंख्या, प्रादेशिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल में कई तकनीकी धीरे धीरे प्रवेश कर गई। सारांश यह है कि 2 शताब्दियों तक मात्रात्मक तकनीकों का प्रसार 1960 के उपरांत छाता गया। ब्रिटेन में रिचर्ड चार्ल्स और पीटर हेगेट ने नई पीढ़ी के भूगोलवेत्ताओं को इस क्रांति में जोड़कर भौगोलिक प्रारूपों तथा स्थानिक प्रतिरूपों को स्पष्टता के साथ विश्लेषण किया। तो ये था मात्रात्मक क्रांति का। अब देखो मात्रात्मक विधियों का
का बुनियादी महत्व है। ये तो था दृष्टिकोण कि अलग अलग भूगोलवेताओं ने भूगोल के अंदर अलग अलग सिद्धांत दिए, वो आपको बताई दी। मात्रात्मक विधियों के गुण। अब देखो मात्रात्मक विधियों के गुण कैसे हैं, निम्न है। नंबर 5 से अगर बात करते हैं, ये तकनीकी पूर्ण रूप से अनुभव आश्रित परियोजन प्रेक्षणों पर आधारित है। इनके शीघ्र सत्यापन कर संकेत और इनकी पुनः जांच हो सकती है। सांख्यिकीय तकनीकों से आंकड़ों के समूह को, तथ्यों व कारकों को कम करने, छोटा बनाने और सरलता से संवारने में सहायता मिलती है। नंबर 3 है पूर्वानुमान के लिए आंकड़ों को अंतर्वेशित करना और इनका अनुरूपण कर व्यवहार में लाना इन तकनीकों से सरल बन उठा है। नंबर 4 है भौगोलिक तंत्र को इनके द्वारा सरल बना दिया गया है। अगला है ये विवरणों और विश्लेषणों को अधिक विश्वसनीय बनाने में प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। मात्रात्मक क्रांति तकनीकों द्वारा औद्योगिक संस्थाओं की स्थितियों में सिद्धांतों को सरलीकरण संभव बनाना, कृषि भूमि उपयोग की गहनता तथा भू आकारों के सोपानों का विकास प्रकट किया जाना संभव हो चुका है। यानी इसके अंदर क्या हुआ है, औद्योगिक जो मॉडल है उसमें गणितीय विधियों का प्रयोग हुआ है तथा कृषि जो समायोजन है उसमें उत्पादकता नापने वगैरह आदि के अंदर मात्रात्मक क्रांति का प्रयोग किया जाने लगा। अगला है ये तकनीकी एक ऐसे फ्रेम को जन्म देती है या सहायक बनाती है जिसके सैद्धांतिक कथनों की प्रस्तुत किया जा सके। भाषा में निरर्थकता को सटीक व संक्षिप्त बनाने में ये तकनीकी उपयोगी बनी है। इसके अंदर अगला है इसमें आंकड़ों का वस्तुनिष्ठ मापन संभव बन उठा है। इनसे रचे गए मॉडल, यानी जो मात्रात्मक क्रांति है इसके द्वारा रचे गए मॉडल व सिद्धांत पूर्वाग्रह और पक्षपात के झगड़े नहीं होते हैं और नियम व सिद्धांत निरूपण में सहायक होते हैं। ये तकनीकी टोटल जो तकनीक है कुल मिलाकर यथार्थता पर आधारित है, जिनमें धर्म, अंधता, रूढ़िवादिता और दूरस्थता का दोष नहीं है। मात्रात्मक विधियों के दोष की बात करते हैं। देखो मात्रात्मक विधियों के निम्न दोष हैं, उनमें कुछ बता देते हैं। मात्रात्मक विधियों की आलोचना अनेक कारणों के आधार पर की जा सकती है। इनमें निम्न दोष है। नंबर अगर फर्स्ट बात करते हैं दोषों के अंदर, तो मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक सोच यथार्थवाद पर आधारित था। यह विज्ञान को अध्यात्म व धर्म से भिन्न कहता है। यानी ये जो मात्रात्मक क्रांति है वो विज्ञान और धर्म जो दोनों पर्टिकुलर है, विज्ञान को आध्यात्मिकता से और धर्म से अलग रखता है, ये परे रखता है। विशेष विज्ञान की विधि भी स्थान की ज्यामिति से जोड़कर उसकी मूल भावना को समाप्त करता है। इसी प्रकार मानव और वातावरण के संबंधों को यंत्रवत रचे मॉडलों की पद्धति से समझाना अवास्तविकता है। सेकंड अगर बात करते हैं ज्यामितीय भाषा मानव और वातावरण के सदैवन भरे रिश्ते को कैसे समझा सकते हैं। कृत्रिम ज्यामिति और भावनाओं
से पूर्ण मानव में कोई तालमेल नहीं है। इसी प्रकार जो सेकंड है वो देखो, इसमें सिद्धांतों और मॉडलों के निर्माण में भावनाओं, विश्वासों, धार्मिक आस्था, रीति रिवाजों, अनुभूति, अभिवृत्ति, आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा, जीवन मूल्यों, संस्कारों आदि का कोई स्थान नहीं दिया गया है। यानी इसमें जो मेन पर्टिकुलर ये जो अलग तथ्य हैं, साहित्यिक तथ्य हैं, उनको सम्मिलित नहीं किया गया। मात्रात्मक विधियों द्वारा प्रदेश का विश्लेषण अवस्थितिक रूप से करने पर जोर दिया गया, परंतु ऐसा विश्लेषण भेदभाव को जन्म देता है। तो ये भी इनका एक मुख्य रहस्य कारण है। जैसे इसमें प्रदेश के 2-4 स्थितियों पर संसाधनों के समागम की सुविधा की पहचान कर वहां उद्योग और आदि का विकास संभव बनता है, परंतु प्रदेश के ऐसे क्षेत्र व स्थिति बिंदु तो बनी है वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न बन जाते हैं, जबकि अन्य बिंदुओं की आर्थिक स्थिति पिछड़ी बनी रहती है। संपन्न अधिक संपन्न बनते चले जाते हैं और निर्धन और अधिक निर्धन होते जाते हैं। प्रदेश में अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जाती है, इसके अनुसार इसके बताया गया। अगला दोष यह है स्वचालित प्रौद्योगिकी व मशीनीकरण मात्रात्मक क्रांति का सहायक दोष है। प्रदेश में इसके आगमन से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। यह तंत्र निरंतर उत्पादन को जन्म देती है। यानी इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो तकनीकी आई है वो तकनीकी आने के कारण जैसे उद्योग में फसलों के अंदर वो क्या है बेरोजगारी की तरफ इशारा किया है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की तरफ इशारा करके फसल उत्पादन में जैसे यंत्रों आविष्कार हो गया, तो वहां पे मनुष्य की है वो पहले जितनी जरूरत थी उसकी आधी कम आवश्यकता होने लगी। मात्रात्मक विधियों में मॉडल निर्माण की प्रक्रिया को लाभ उपलब्ध हेतु विकसित करना एक उद्देश्य गिनाया जाता है, परंतु मानव सुविधा, सरलता व सहजता आदि का बलिदान केवल लाभ के लिए करें, यह मात्र शोषण को अर्थ प्रदान नीति है। साइमन के अनुसार मानव सदैव आर्थिक प्राणी ही नहीं बना रहता है, वह अपनी हार्दिक भावनाओं, इच्छाओं की संतुष्टि भी चाहता है। यथार्थ जगत में वह न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम लाभ के लिए सोच ही सदैव प्रेरित प्राणी नहीं बन रहा, मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए आवश्यक कारक भी है। तो इसी प्रकार से नई तकनीक व सूक्ष्म जो सूत्रों से मानव का प्रत्यक्ष बोध और ज्ञान भंडार जड़ बन जाता है, वह सीमित दायरे में ही बन जाता है। उसका वातावरण के प्रति ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता और वह स्वयं मात्रात्मक तंत्र के अधीन काम करने लगता है। यही ज्ञानार्जन का उपयोग कहलाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो दोष है कि मात्रात्मक तकनीकों की सहायता से विकसित मॉडलों ने मानव को निर्णय लेने की क्षमता को निरस्त करके रखा है। यानी इनमें मुख्य रूप से निरस्तता की भावना अधिक आती है। जिस प्रकार से एक तंत्र ने विकसित कर दिया, यानी एक टेक्निक विकसित हो गई, जिस प्रकार से कोई सर्वे यानी टेम हो तो उसी के अनुरूप आपको कार्य करना पड़ता है। ये भी एक इसमें दोष है। अनेक बार ऐसी मात्रात्मक विधियां जो पुस्तकों पर आधारित प्रयोगों को की जाती है, तो उसके कारण भी मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल इन मात्रात्मक तकनीकों द्वारा लोकव्यापी नियमों का निर्माण संभव नहीं हो सका है। प्रत्येक लोक के लिए अथवा प्रत्येक प्रदेश मानव समुदाय के व्यवहार को यंत्रित या सांख्यिकी मॉडल नहीं व्यक्त, यानी हम कह सकते हैं कि पूरे तरह से हम इसको मॉडल को है गणितीय मॉडल में नहीं कर सकते, तो उसमें सैद्धांतिक रहेगा ही रहेगा। इसी के साथ में जो हॉकिंस वैज्ञानिक था, हॉकिंग के अनुसार देखो, हॉकिंग ने कहा है कि प्रकृति के नियम प्रकृति द्वारा खेले गए पासे के समान जुआ है, वह विज्ञान के नियमों से संचालित नहीं है। मात्रात्मक तकनीकों में अनेक खूबियां और कमजोरियां होते हुए भी उत्तरी अमेरिका में स्थान विशेष विज्ञान का उद्घाटन हुआ है। यानी जहां पे विज्ञान को बंद कर जो भूगोल को बंद कर दिया गया था, वहां पे भूगोल स्थान विशेष विज्ञान के रूप में उभरा है। मात्रात्मक क्रांति की लहर गुण दोषों के बावजूद वाशिंगटन, इयोवा अमेरिकी केंद्रों से बाहर आकर, यूरोप के विशेषतः ब्रिटेन केंद्रों से बाहर आकर स्वीडन में फैल गई है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हेंगेट, रिचर्ड सॉल्टे और डेविड हार्वे ने मात्रात्मक संप्रदाय में दार्शनिक एवं पद्धति विषय
प्रत्येक आधारों को एक बनाने का भूगोल में महत्वपूर्ण प्रयास किया। इन विद्वानों ने सुझाया है कि भूगोल में मॉडलों व प्रतिमानों को विकसित करने के लिए एक आंकड़ों का संयोजन मात्रात्मक विधियों और कंप्यूटर के प्रयोग से किया जाना चाहिए। कुछ भी कहा जाए, मात्रात्मक क्रांति गणितीय व सांख्यिकी विधियों के अति उत्साही प्रयोग और केवल एक ही गणितीय उपकरण द्वारा भौगोलिक समस्याओं को निपटाने में मदद बनाती गई। इसी के साथ में हार्वे ने कहा है, हार्वे ने क्या कहा है इसमें, जो मात्रात्मक दार्शनिक सोच कर घोर समर्थक था, वहीं 1970 में क्या हुआ, इसका पक्ष त्यागी बन गया और उसने मत व्यक्त किया कि मात्रात्मक क्रांति का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब वह न्यूनतम लाभ की सीमा पर जा पहुंची है, उसका अवसान आरंभ हो चुका है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि डेंडले-स्टाम्प में मात्रात्मक क्रांति को कटु विरोधी तथ्य और इसकी क्रांति नहीं वह गृह युद्ध हो सकता है कहते हैं। इसके अनुसार मात्रात्मक क्रांति के समर्थक द्रमांती थे, वह विचारधारा राजनीतिक जैसा रूप ले चुकी थी। कंप्यूटर इसका सवर्ण बछड़े हैं। मात्रात्मक क्रियाएं अनेक स्थितियों में विकास कार्यों में बाधक सिद्ध हुई है और खोज के क्षेत्र में विकास के मार्ग में सहायक बनी है। मात्रात्मक विधियों के समर्थकों के लिए ऐसी सूचनाएं भी अर्थपूर्ण है जिनको कार्ड के बंद से किया जा सके अथवा टेप से किया जा सके। अन्य अनुभवी परीक्षणों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। यूरोप व अमेरिका जैसे विकसित देशों में मॉडल सर्वव्यापी और सामान्य सच्चाई से नहीं दर्शाए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि मॉडल न तो नगर भूगोल और न कृषि के लिए हो सर्वव्यापी बन गए। इसके लिए प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो नेगेटिव यानी इसकी 200 में कहा गया है कि हर प्रदेश के लिए अलग अलग मॉडल है। यानी कृषि के लिए जो मॉडल है वो हर प्रदेश के लिए अलग अलग और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार कर दिए। तो इनमें जो मात्रात्मक जो डाटा है, जो डाटा कलेक्शन डाटा है वो निरर्थक भी हो सकते हैं, यानी अलग उनसे भी हो सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से है जो मात्रात्मक क्रांति थी भूगोल के अंदर। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। वहां तक के लिए धन्यवाद।